विधायिका के बारे चुपे हो जाएगा, हो गया। बता दिए थे विधायिका केंद्र स्तरीय विधायिका पढ़ना है, ओकरा बाद राज्य स्तरीय पढ़ना केंद्र लोकसभा और राज्यसभा है ना। केंद्र स्तर पर राज्यसभा। केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, ये विधायिका के 2 सदन है। अगर अंग पूछेगा तो राष्ट्रपति इसमें ऐड हो जाएगा, अंग पूछेगा तो 3 और सदन पूछेगा तो 2। इतना बता दिए थे। अब आज हम लोग चर्चा करेंगे लोकसभा। लोकसभा या संसद के प्रथम एवं निम्न सदन होता। ठीक है, यह संसद के प्रथम एवं निम्न सदन होता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्य देखो 250 पर गया, नया पढ़ाई है, छोड़ दीजिए हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकता है। 552 कैसे होगा? तो ये 3 टाइप के हैं। 530 ये 28 राज्यों से है, 20 ये 8 राज्यों से है, और 2 आपको मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अब ये हट गया है मनोनीत, अब ये सब हट गया है। अब मनोनीत लोकसभा में मनोनीत नहीं हो। तो अधिकतम कितना हो गया? 552। 28 राज्यों से 530, 20 राज्य आपको 8 राज्यों से 20 गो, और 2 को मनोनीत होते हैं 552। ठीक है, वही चीज अगर पूछेगा न्यूनतम 545 न्यूनतम सदस्य 545। 545 कैसे? ये भी 3 टाइप के हो जाएगा। 530 प्लस 13 प्लस 2, ये भी आपको 28 राज्य से, ये 8 राज्य से, और ये मनोनीत। ठीक है सर, तो फिर वहाँ पे अधिकतम बोलो। आंकड़ा अधिकतम का है इसलिए। हाँ, ये अधिकतम का है इसलिए केंद्र शासित राज्यों से यहाँ 20 है। ये न्यूनतम है इसलिए केंद्र शासित राज्यों से यहाँ 13 है। तो जो भी बढ़ने घटने का काम होता है वो केंद्र शासित से होगा। अब भूलियाने के लिए आपसे क्वेश्चन कहेगा कि लोकसभा में अधिकतम बताइए। लोकसभा में अधिकतम 28 राज्यों से निर्वाचित कितना होगा? 530। कहेगा लोकसभा में 28 राज्यों से न्यूनतम बताइए, तब कहिएगा अधिकतम इतना है तो न्यूनतम कितना होगा? तो बराबर है। देखिए, भूलियाने के लिए क्वेश्चन आपको पूछेगा, जहाँ गलती कर दीजिए। 530 यहाँ भी है, 530 यहाँ भी है, कोई अंतर है? चाहे वो न्यूनतम का है अधिकतम का है, आंसर सेम होगा। उसी तरह मनोनीत का है, अधिकतम मनोनीत कितना होगा? 2 ही। न्यूनतम मनोनीत कितना होगा? 2 ही। अंतर केवल है तो इस 8 राज्यों से, केंद्र शासित राज्यों से। अधिकतम यहाँ 20 हो जाता है, न्यूनतम यहाँ 13 हो जाता है। ठीक है, यानी 7 सदस्यों का अंतर है। तो ये 7 सदस्य का अंतर कहाँ होता है? तो केंद्र शासित राज्यों से। ठीक है, सर, तो जो हटा दिया गया है उसको क्या करेंगे अब? नहीं होगा वो। अब क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है उसके बारे में देखेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा। 550 आएगा तो हाँ, निर्वाचित है 500। अब अधिकतम निर्वाचित तू बताओ। इसमें पूछ दे कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित बताइए, तो क्या मारेंगे? 550 होगा। मारेंगे ना, 2 को मनोनीत घटाएंगे। कहेगा लोकसभा में न्यूनतम निर्वाचित बताइए। 543। हाँ, क्योंकि 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का तथा सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष। कार्यकाल 5 वर्ष, मतलब संस्था की कार्यकाल 5 वर्षों का, और सदस्यों के कार्य भी 5 वर्षों का। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव
सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के व्यक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, भारत में दोनों टाइप के चुनाव होता है, प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष भी। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। हो सकता है कि नहीं? बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, यानी कब बढ़ाएंगे? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर कहेगा कि लोकसभा का कार्यकाल कितने दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 माह के लिए बढ़ाया जाता है। परंतु जैसे ही आपातकाल लग जाए, आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा। एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर मामला नहीं होगा तो फिर 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आपातकाल आएगा तो 1 वर्ष के लिए आप कुछ नहीं लगाए तो आपको 6 माह कहेगा। लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ाएंगे? 6 माह के लिए। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितने दिन के लिए बढ़ाएंगे? 1 वर्ष के लिए बढ़ाएंगे। ठीक है, हम आगे देखिए, हम कम भी कर सकते हैं 5 वर्ष से। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से कम प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को अनुच्छेद 85 के अनुसार भंग कर सकता है। ठीक है, भंग कर सकता है। यानी ये 5 वर्ष से कम भी हो गया, बढ़ भी गया। ठीक है, तो भंग करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसके सलाह पर करेगा? तो प्रधानमंत्री। कहीं कहीं प्रधानमंत्री ना दे के आपको मंत्री परिषद दे देता है, तो वो भी सही होगा, क्योंकि मंत्री परिषद के ही अंग है प्रधानमंत्री। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछने का कोई रूल नहीं। जैसे कल हम बताए थे आपको संवैधानिक इसके विधायिका या कार्यपालिका, तो पूछ सकता है क्वेश्चन कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जो कार्यपालिका के भी सदस्य हो और आपको विधायिका का भी सदस्य। प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहा तुमको? हाँ, पूरे मंत्री परिषद ही हो जाएगा। जितने मंत्री हैं, पहले तो विधायक हैं, सांसद हैं, उसके बाद में वो आपको कार्यपालिका का सदस्य है, तो दोनों में वो शामिल होता है।
मंत्री परिषद के सदस्य भी हो जाएंगे प्लस आपको संसद भी हो जाएंगे, वो दोनों के सदस्य होते हैं। सर ये लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहते हैं? जनता का सदन। जनता के सदन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके सदस्यों को जनता द्वारा चुना जाता है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है क्योंकि इसके सदस्य को जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये कमी सर। चलिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 देखो कह रही है 18 वर्ष है। 25 वर्ष। अधिकतम उम्र बताओ। कोई सीमा नहीं साहब, कोई सीमा। देखो पढ़े कितना है उससे मतलब नहीं है, गेन कितना किए हैं ये मायने, मतलब याद कितना है, कितना समझ में आया है। ठीक है, अब इससे बाहर थोड़ा रहेगा, यही सब न रहेगा। अच्छा सर ये न्यूनतम आयु, तो फिर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वो हम लोग करते हैं, वैसे व्यक्ति चुनेंगे, उसको चुनने वाले हैं, मतलब हम ही लोग नहीं चुनेंगे, हम लोग के तरह मत के द्वारा वो चुनते हैं। चुनने वाले व्यक्ति का उम्र है कि कौन, जैसे कहेगा कि लोकसभा चुनाव में कौन से व्यक्ति आपको वोट डाल सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष या इससे ऊपर हो। ठीक है, वही ना। यहाँ जो है उस सदस्य की बात हो रही है कि सदस्य के न्यूनतम उम्र कितना वर्ष होना चाहिए? 25। अगर लोकसभा के चुनाव कोई व्यक्ति आपको लड़ना चाहता है तो उसका उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, या आपको अधिकतम है तो कोई सीमा नहीं। 25 ठीक है, मैंने हाँ 25 से ज्यादा कोई सीमा नहीं है। अब जब तक अगर सांस चल रहा है चुनाव लड़ सकता है। धन विधेयक, विधेयक, ठीक है, अब इसको अलग रखिए। बस इतना ही है, 3 है सर। धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कहेगा कि धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ लाएंगे? लोकसभा में। वित्त विधेयक को कहाँ लाएंगे? लोकसभा में। हाँ, विनियोग विधेयक को कहाँ लाएंगे? लोकसभा में। तो विनियोग विधेयक ये आपको हो गया 110 में 112 114, लेकिन पैसा निकालने के जो प्रावधान है वो 117 में। अगर इसे विनियोग विधेयक क्यों लाया जाता है? जैसे मानिए कोई नेता भाषण कर दिया कि ये स्कूल बनवाएंगे, ये बनवाएंगे, बनवाइए दिए हैं, समझ लीजिए कि जीतने के बाद बनवाइए दिए, तो बनवा देने के ये कब बनेगा? जब तक ये पारित नहीं होगा। कहिए कि नेताजी विनियोग विधेयक पारित हो गया, अब ये पारित होगा तब वो बनेगा। हमारे भाषण मार दिए पारित नहीं, तो पैसा कहाँ से अपने घर से लगाएंगे नेताजी, जमीन बेच के? ये चाहिए, ये विनियोग विधेयक जब तक नहीं आएगा तब तक संचित निधि से पैसा नहीं निकल सकता। ठीक है, किसी भी आपको कार्य के लिए अगर पैसा निकालना है तो विनियोग विधेयक लाना होगा, बिना विनियोग विधेयक को पैसा नहीं निकल सकता। विशेष प्रावधान में अनुच्छेद 117 के अनुसार
राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि वो संचित निधि से पैसा निकाल सकता है और उस पैसे का वो कोई आपको हिसाब आपको संसद को या किसी भी व्यक्ति को नहीं देगा। लेकिन 114 के अनुसार जो पैसा निकलेगा उसका हिसाब आपको मंत्री को देना होगा संसद को, तो उसकी जांच करेगा। आपको लोक लेखा समिति जो है, प्राकलन समिति जो है, तो उसका जांच करेगा कहाँ कहाँ यूज किए हैं पैसा बताइए। तो कहेंगे कि रोड में, जैसे ही कौन राष्ट्रमंडल था वो मैंने घोटाला हुआ था, तो ये कहो बाल्टी की कीमत बताया गया था 800 रुपया, 2,000 रुपया। तो सरकार पूछा कि 2,000 के बाल्टी के कौन काम है, भाड़ा पर ले लिया होता है। मैंने अब घोटाला मारने के लिए कोई दिखाएगा ना, तो ये होता है। अगर विनियोग विधेयक से पास है तो आपको खर्च बताना होगा, और इसकी जांच पता है कौन करता है, विपक्षी पार्टी। यही देखिए भारत में आपको घूसखोरी रोकने का भी बहुत बढ़िया उपाय है, फिर भी कहाँ रुकता है। अब कह जाएगा कौन विपक्षी के नेता वगैरह जांच करने के लिए कहेगा 5 करोड़ मारे हैं, 2 करोड़ आप ले लीजिए, 3 करोड़ हम। ठीक है, जांच खत्म। देखिए कितना अच्छा प्रावधान है, सरकार संविधान में लिखा गया है। अगर विपक्षी सही होता, ईमानदार होता, तो कैसे वो घोटाला कर दिया होता, करता घोटाला। लेकिन पूरा नीचे से लेके ऊपर करप्ट है, तो कौन जांच करेगा। जो है मैंने संविधान जो बनाया गया है उस तरह से बनाया गया है कि कोई इसमें गड़बड़ी नहीं होगा। अब लोग गड़बड़ हैं तो कौन रोक सकता है। ठीक है, तो ये विनियोग विधेयक समझ गए। वित्त विधेयक, आपको वित्त विधेयक जो होता है ना, कितना कार्य करना है इससे संबंधित आपको ब्यौरा इसमें होता है। ठीक है, आइए धन विधेयक तो आपको कर संबंधी होता है, पैसा संबंधी होता है कि कर को बढ़ाना, घटाना, नया कर को लागू करना वगैरह। जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे, ये सब के बारे में आगे पढ़ना है हम लोग। कब पेश करेंगे, कैसे पेश होता है, ठीक है, खारिज कब होगा, कितने मंत्री चाहिए, तो सब इसके बारे में आगे हम लोग जानेंगे। धन विधेयक, फिर वही लिखेंगे, एगो एकरा में और ही जोड़ देना है, वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इन सभी के लिए, इन सभी के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं। देखिए ऊपर 3 गो है, 3 गो को कहाँ पेश करेंगे, लोकसभा में। इन तीनों को कहाँ पेश करेंगे, लोकसभा। सबसे पहले लोकसभा में ही पेश करना है, ये राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते हैं। जब यहाँ पेश हो जाएगा तब भले लेके जाएंगे सलाह के लिए। ठीक है, अब पैसा की जरूरत है, राज्यसभा को नहीं निकालने देंगे तो चले जाएंगे, 14 दिन बाद ऑटोमेटिक पारित हो जाएगा कोई भी तीनों में से कोई। तो ये आपको सबसे पहले लोकसभा में। लेकिन यहाँ जो है ये एक और जुट गया, यहाँ दूसरे अलग सब संविधान संशोधन, तो इन सबके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं आएगी, मतलब उसको रोक नहीं सकते हैं आप। अगर पेश करना है तो ये पेश होगा, पारित होगा। अगर आपको संसद कह दिया कि ये चीज पारित होगा तो होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये 4 गो के, अब सब मैटर आप पारित नहीं हो सकता। जैसे आप हम कह दें यहाँ पे दहेज, अब दहेज संबंधी कोई नियम लगाना है, अब प्रधानमंत्री को कह दे कि पारित करना ही है, तो ये नहीं होगा। हाँ, इसलिए नहीं होगा कि इसमें से कोई में ये नहीं है शामिल। तो केवल ये 4 गो कहीं बॉन्ड है कि ये लोकसभा में पेश होगा और ये पारित होगा ही जब अगर संसद कह दिया तो। अब इसके ये जो है, ये देखिए ये अलग अलग पारित होता है। संविधान संशोधन क्या होता है, आपको लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पहले आ सकता है, अलग अलग आपको संसदों में पारित होता है, लेकिन कोई रोक नहीं सकता। अगर कोई भी मैटर संविधान संशोधन क्या गया ना तो ये पारित हो जाएगा। तो ये आपको 4 गो अलग चीज़ है जो पारित होना है, और इसके लिए आपको संयुक्त झगड़ा वगैरह की जरूरत नहीं, झगड़ा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको ये सब मामला अगर साधारण विधेयक आ जाएगा तो ये आपको पारित होगा भी, नहीं भी हो सकता है, इसको कहीं भी ला सकता है। आगे लिखते हैं इसको, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक को, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, किसी भी
सदन में लाया जा सकता है। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं? ऊपर वाला में नीचे वाला में। ऊपर वाला कह रहा है केवल लोकसभा में, जबकि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, कहेगा कि साधारण विधेयक को संसद के किस सदन में पहले लाएंगे? किसी भी सदन में। हाँ, तब आप राज्यसभा लोकसभा दिया होगा, मान लीजिए तो गलती हो जाएगा। किसी भी सदन में ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी दिया होगा, किसी भी सदन में। ठीक है, किसी भी सदन में। सर हाँ। तीनों का होना अनिवार्य नहीं है, किसको? मतलब किसी भी साधारण विधेयक को पास करने के लिए तीनों का हक साथ में देख, होना। अब तीनों का वो अलग चीज हो गया। अब तनी नजर डालिए एक बार सदन पर, अंग पर कहा है पहले, एक बार नजर डालिए। तीनों- यहाँ क्वेश्चन का है, किसी भी सदन में। जैसे ही अंग पूछेगा तो 3 को आ जाएगा। बात समझे ना? अब क्वेश्चन कहेगा कि संसद के किस अंग द्वारा आपको साधारण विधेयक को स्वीकार किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? तीनों का होना तो जरूरी। वही बात है, यहाँ सदन है तो ये सभी छोटा छोटा मिस्टेक है, जहाँ तोड़ दे पूरा न पढ़िएगा, फर्द मार के भागिए, गलती हो जाएगी। तो क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। ठीक है, ये देखना है, नहीं भी हो जाता है कहीं कहीं। ये सीटेट वाला में तो और ही नहीं पढ़ते हैं, केवल पॉजिटिव देके मार देंगे, गलती हो हाँ, तो जाएगी। इतना छोटा लिखा समझ में नहीं आता, जल्दी में पढ़ के लो। ठीक है, तो यहाँ देखना है, ये समझ गया। और साधारण विधेयक के लिए साधारण विधेयक को संसद के तीनों अंगों द्वारा अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल के लिए रोका जा सकता है। वो नहीं आया है सेना। साधारण विधेयक को संसद के तीनों अंगों द्वारा कब तक रोका जा सकता है? अनिश्चित काल के लिए। कहेगा कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक लेगी, बताइए? उसका निश्चित नहीं है। हाँ, लोकसभा कितने दिन रोकेगा? निश्चित। राज्यसभा कितने दिन रोकेगा? निश्चित। हाँ, ठीक है। जैसे बाबरी मस्जिद संबंधी जो घटना था, अभी जाके सुलझा, तो जानते हैं कब के मामला है? 1986 में ज्ञानी जैल सिंह थे, तो मामला उनको दिया गया था, तो वो खारिज कर दिया, कह दिया हम हाथ जोड़ते हैं, मामला हमको मत दीजिए। वो खारिज कर दिया, कह दिया हम नहीं बता सकते हैं। सर तो वो खारिज कर दिए तो उनके लिए कोई मतलब ये नहीं होगा कि आप क्यों खारिज कर रहे हैं? आपको जब इस पद पे बैठाया गया था। नहीं बोलेंगे, चुप्पी साध लेंगे। कोई जरूरी है कि हम ना बताएंगे तो जबरदस्ती पूछेगी? ये मेरा मौलिक अधिकार है। अब भले वो राष्ट्रपति हैं तो उनका मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा। राष्ट्रपति हैं तो सबसे पहले तो भारत के नागरिक हैं और उनको कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है, तो जबरदस्ती होकर सबको बुलवाइएगा कि बोलिए। लेकिन सर साधारण विधेयक पर मतभेद हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मतभेद हो सकता है, इस पर तो नहीं होगा, इसी पर होगा। तो इसके लिए देखिए, संयुक्त जैसे ही मतभेद होगा तो संयुक्त झगड़ा वगैरह होता है तो बुलाया जाता है ना पंचायती, तो उसी तरह संसद में भी होता है। अगर दोनों में झगड़ा हो रहा है तो राष्ट्रपति आपको उसको बुलाते हैं और बुला के मामला को फरियाया जाता है कि क्या कह रहा है। मतभेद होने पर हो सकता है, जिसके लिए संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108। हाँ 108 की व्यवस्था। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन कितने कैसे कैसे बुलाया जा सकता है। पहला यहाँ लिख देते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाने के रीजन। संयुक्त अधिवेशन
के कारण, यानी कब कब बुला सकते हैं। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन कब बुला सकते हैं और किसके लिए बुलाएंगे ये तो समझ गए ना। मतभेद को तो कहेगा क्या धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है? नहीं ला सकते। इसके only साधारण विधायक हाँ, सभा। क्यों झगड़ा होगा तब ना बुलाया जाएगा। तो यहाँ तो कोनो झगड़ा नहीं है तो बुलाने की जरूरत नहीं है। ये भी दोनों तरह से पूछ सकता है किसके लिए नहीं बुलाएंगे, किसके लिए बुलाएंगे। तो जो भी साधारण विधेयक में आएगा, अभी मामला के छोड़ के आपको जितना आएगा सब साधारण विधेयक। लेकिन अब इसको जानने के पहले एक में जानना होगा कि इसमें क्या क्या आता है। तो कर संबंधी बात आएगा सर। ठीक है, पहला 1 नंबर, अगर संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह पार कर गया, ठीक है। अगर मानिए कि संसद के कोई एक सदन या राज्यसभा हो या लोकसभा कोई भी सदन किसी विधेयक को आपको पारित कर दिया, 6 माह बीत गया, तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। ओकरा से फिर एक बार पूछेंगे क्या कह रहा है भाई, मैंने ऐसे ही रहेगा कि ये पारित होगा, सुलझेगा। जैसे झगड़ा नहीं देखते हैं, बुलाया जाता है, नहीं तो राय मसौदा होता है तो बन जाता है, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाता है। तो ऐसे ही होता है। दूसरा का मामला, यदि दोनों में मतभेद हो जाए, नहीं झगड़ा हो जाए, ठीक है, और मामला साधारण विधेयक हो तो ऊपर ही लिख दिया है कि उसी लिए बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन, जहाँ भी झगड़ा का मामला आ जाए किसी भी विधेयक में, तो समझिए कि यहाँ संयुक्त अधिवेशन की बात हो रही है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। तथा अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति सबसे बाद में हस्ताक्षर करते हैं, जबकि धन विधेयक और सबसे पहले। हाँ समझे? अच्छा लिख लीजिए। कह रहा है क्वेश्चन कि संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है और अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला लाइन लिखे, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति सबसे बाद में हस्ताक्षर करता है। अगर इस तरह का मैटर है ना, तो हस्ताक्षर कब करेगा? बाद में। जब संसद के दोनों सदन पारित कर देगा ना, तब राष्ट्रपति के बारी आएगा हस्ताक्षर के लिए। तो दोनों पारित कर दिया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेगा, तो वैसे ही वो पेंडिंग में पड़ा रहा है। ठीक है, अब फिर राष्ट्रपति के निहोरा वरा कर दीजिए, हैं हस्ताक्षर कर दीजिए, जरूरी है, तो वो नहीं करेगा तो फिर संसद से भेजा जाएगा। तो पहले का बार तो नखरा करेंगे, लेकिन दूसरा का बार उनको करना होगा। ठीक है, मेन है संसद। मेन क्या है? संसद। राष्ट्रपति को तो हस्ताक्षर करना ही करना, ठीक है। अगर संसद चाह दे तो उनको करना ही। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य कर दिया गया। ठीक है, कि कोई वो अपने मर्जी से कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या राष्ट्रपति कोई भी कार्य अपने विवेक से कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जो भी करेंगे मंत्रिमंडल के सहयोग से करेंगे, जो सलाह दे। हाँ, वो अपने विवेक से करते हैं। वो विवेक से नहीं करते हैं, वरना से सुप्रीम कोर्ट लिख के भेजता है
अच्छा। ठीक है, कि गलती, हाँ, कि गवाह के आधार पर इस व्यक्ति को गलती से फांसी दे दिया गया है, अतः इसको सजा के माफी। मतलब देखिए, अब हम ही हैं तो पढ़ा रहे हैं, हाँ, अब देखिए उसका काम है, समझ रहे ना, उसका काम है आपको न्यायालय को कि गवाह के आधार पर उसको देना, फांसी देना या सजा देना। फिर भी अब इतने दिन से कोई है तो अनुभव तो है, ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनाया गया है, अनुभव नहीं है तो सब व्यक्ति को देखते पहचान जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो अगर उसको लग जाता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है तो वो आपको उसको लिख देता है कि राष्ट्रपति को सजा, आपको सजा को मांगती है। सॉरी आजीवन करवा। देखिए यहाँ धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है और इन तीनों के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। ठीक है, आइए अनुच्छेद यहाँ लिखे हैं कि 114 के अनुसार ये है, और विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति 117 के अनुसार संचित से धन निकाल सकता है। धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक? विनियोग विधेयक। लेकिन अब आपातकाल है, मानिए कि आपातकाल लग गया और वो लोकसभा भंग है, तब इंतजार करेंगे कहिया लोकसभा बैठेगा कि हम विनियोग विधेयक पारित करेंगे, चलो लोग खैला बिना मर रहा है। तो ये पावर राष्ट्रपति को विशेष स्थिति में दे दिया गया है कि राष्ट्रपति ओकरा से जाएंगे, अब पैसा बकोट लेंगे और खर्चा कर देंगे, अब ओकर कोनो हिसाब नहीं होगा, कहाँ खर्चा किए कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही ये पारित होकर होगा न तो हिसाब देना होगा। ठीक है, ये चीज। उसके बाद धन विधेयक, वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक एवं संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन अलग अलग आपको मतलब सदन में पारित होता है, लेकिन ये रोकाएगा नहीं, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होगा। इन सभी के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है, लिख दिए हैं। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछेगा कि संविधान संशोधन को कहाँ पेश करेंगे? संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। देखिए ये नीचे वाला किसी भी सदन में हो रहा है तो रोक है, लेकिन एकरा पर रोक नहीं, अंतर यही है, यहाँ पे रोक नहीं लगा सकते हैं ये, क्योंकि अलग अलग पारित होता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग ये पारित होता है, दोनों को साथे मिल के पारित करना होगा, यही दिक्कत हो जाता है। ये साधारण विधेयक होगा न तो दोनों को साथे मिल के पारित करना होगा। जैसे मानिए कि लोकसभा पारित कर दिया तो राज्यसभा को ये पारित करना होगा तब माना जाएगा, ये दोनों अलग अलग पारित करता है। हाँ, इसलिए आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। तो संविधान संशोधन के लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं, यहाँ लिख देते हैं कि अलग अलग सदनों में पारित, अलग, क्योंकि ऑप्शन में यही देगा अलग अलग सदन में पारित। ठीक है, संविधान संशोधन कहाँ पारित होगा? अलग अलग सदनों में पारित होगा। अब आगे देखिए, साधारण विधेयक को संसद के तीनों अंगों द्वारा निश्चित काल के लिए रोका जा सकता है। साधारण विधेयक पर मतभेद हो सकता है, जिसके लिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था अनुच्छेद 108 में की गई है, और संयुक्त अधिवेशन के लिए कुछ प्रावधान है कि इसके लिए बुलाया जा सकता है। अगर संसद के एक सदन द्वारा पारित विधेयक 6 माह पार कर गया मतलब अधिक हो गया तो बुलाया जाएगा राय के लिए कि क्या कर सकते हैं, मैंने और ही टाइम खींचिएगा, पारित कीजिएगा। ठीक है, यदि दोनों में मतभेद कोई भी विषय हो, दोनों में अगर झगड़ा हो जाए तो उसके लिए राष्ट्रपति बुला सकता है। और यहाँ संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा। बुलाने का कार्य आपको राष्ट्रपति, और आपको अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा। जैसे अब घर में झगड़ा होता है तो कौन बुलाते हैं? घर के गार्जियन वगैरह बुलाएंगे, अध्यक्षता के लिए मुखिया जी या सरपंच जी या डीएम जी केहू को बुलाया जाता है। ठीक है, वही चीज। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति सबसे बाद में हस्ताक्षर करता है, जबकि धन विधेयक पर सबसे पहले हस्ताक्षर करता है। ठीक है, और कुछ इसमें किन्हीं को दिक्कत? ठीक। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन कब कब बुलाया गया? अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। कितने बार बुलाया गया है? 3 बार। यानी पहला बार 1961 में दहेज प्रथा के लिए, दहेज प्रथा, यानी दहेज नहीं लेना है। हाँ देखिए क्या खत्म हुआ ये? नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ये। किसके शासनकाल में?
जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 2 नंबर 1978। किसके लिए? बैंकिंग के लिए। ठीक है, इसी बैंकिंग के लिए जो लाए थे ना, इसी बैंकिंग में ढह गए मोरारजी देसाई जी। ना मैंने सरकार गिर गया। अब पूर्ण बहुमत से ये सरकार बनी थी, यानी केंद्र में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार, ये सर्वप्रथम मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे 1977 में। ठीक है, अब पूर्ण बहुमत होने के बाद भी इंदिरा गांधी ऐसे दिमाग लगाई कि सरकार गिर गया। पूर्ण बहुमत वही हम बताए कि यहाँ जनता की शासन है। प्रधानमंत्री या कोई भी अगर गलत कर रहा है तो उसको पद से हटाने के आपको देरी नहीं लगेगा। जैसे जनता आपको आंदोलन करेगी उनको इस्तीफा देना होगा। ठीक है, अब चोर चुहार होगा तो बातें खत्म है। अब वो चाहे कि अब लोग कट जाए तो हटबे न करेगा, कहे नहीं देंगे इस्तीफा। हाँ, जब तक इस्तीफा ना देगा तब तक ना हटेगा ना। हाँ, नहीं हटेगा। ठीक है, अब कौन इसीलिए ना अच्छे आदमी को बनाया जाता है, यानी कि वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि हमने गलत किया है। अब लोग चुपचाप रहने वाले नहीं हैं। लाखों हजारों लोग कट के मर सकते हैं, तो वो अगर ओकरा दया नाम के कोई चीज नहीं है, अच्छा नहीं है, तो कटने देगा, कहेगा काटो। ठीक है, क्योंकि जनता की वैल्यू उसके नज़र में नहीं है, और जिसकी वैल्यू होगा वो तुरंत हट जाएगा, कहेगा कि हमारे वजह से जनता मर जाएगी, तो इस्तीफा दे देगा। तो मोरारजी देसाई को कुछ खास ऐसा ही हुआ था, यानी बैंकिंग व्यवस्था में आपको इंदिरा गांधी ने इस तरह से आंदोलन ना दी कि आपको सारे लोग रोड पर उतर गए, आंदोलन करने लगे, जिससे मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे 330 मत लेके आए थे अकेले बीजेपी। ठीक है, उस समय जनसंघ पार्टी कहा जाता था। बीजेपी का नाम क्या था? जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी। ठीक है, 1980 में नामकरण बदल के रखा गया था बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, 1980 में। ठीक है, तब बीजेपी इसको रखा गया। बीजेपी के कौन? हाँ, जनसंघ पार्टी कब बने थे? 77 में। तो ये कब आया? 80 में। तो कहना कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ पार्टी करना थे, अब एक नाम बदल के ही कर दिया गया। सर, तो आएगा क्वेश्चन कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। हाँ, कब किया गया भारतीय जनता पार्टी के? 1980। भारतीय जनता पार्टी के प्राचीन नाम पहले किस नाम से जाना जाता था? जनसंघ पार्टी। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के प्रथम सदस्य प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। पूर्ण बहुमत मिला था, 330 बीजेपी को मिला था उस समय, फिर भी सरकार गिर गई 1 महीना में। ठीक है, बैंकिंग के लिए ये कौन थे उस समय? मोरारजी देसाई। इनके भैया जी कहती थी वो, भैया जी। हाँ, भैया जी, ए भैया जी, भैया जी को ऐसे गिराएगी, भैया जी फिर आ गए रोड पर। ठीक है, हाँ। उसके बाद 2002 में कोटा। हाँ, कोटा पूछते हैं ना? हाँ, कोटा मतलब आपको आतंक। अच्छा, हाँ वो है, पर पोटा पतला हो जाएगा तो पोटी। वो बात नहीं सर, ये जो हुआ था 2002 में। हाँ, वो पोटा आतंकवादी निरोध, आतंकवादी। ठीक है, मतलब इसके रोकथाम के लिए आपको संसदों ने एक व्यवस्था लाया जिसको पोटा के नाम से जाना जाता है। उसी दिन बताए थे, जब बता रहे थे निरोध निवारक कानून। ये क्या है? अभी खत्म है निवारक कानून, यही ना बताए थे। कानून 2 टाइप का होता है। तो ये कब लाया जाता है? मैंने रोकने, आपको व्यक्ति को गुनाह करने से पहले लाया जाता है ताकि वो गुनाह नहीं कर सके। तो इसके लिए ये लाया था, आपको 2002 में पहली बार लाया गया। अब मानिए कोनो गुनाह कर दे, तब रोक के क्या करेंगे? अब पुलिस बैठ के देख रहे हैं, मार मार चाकू मार, तब पकड़ेंगे, मार मार। तो अगर पहले न रोकेंगे, अब देख रहे हैं कि अरे मारने जा रहा है, तब न रोकेंगे। अब मार दिया तब जाकर रोकेंगे। तो उसके लिए ये लाया। तो उसके पहले रोक दिया तो हाई, अब बाद में रोका तो वो कानून वाला जो बताए थे। ठीक है, सजा आपको हो जाएगी। साधारण में ये आता है।
तो सजा वाला हो जाएगा। इसमें कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी, ये 3